नेक्स्ट हेडिंग है AC थ्रू ए रजिस्टर। हुण इस टॉपिक दे विच बेटा देखो, सपोज देयर इज ए रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R कि साडे कोल एक कॉपर वायर है, अलॉय वायर है, तो कोई भी कह सकते हैं रजिस्टर। हुण ये जिहड़ा रजिस्टर है इहदे अक्रॉस आ जिहड़ा सिंबल है ना पुत, ये सिंबल किहदा वा? AC आल्टरनेटिंग करंट या आल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है। बेसिकली ये सोर्स ऑफ EMF, पर केड़ी EMF? आल्टरनेटिंग EMF का सिंबल है, क्योंकि आ सिंबल साइन कर वर्गा बनाया हुआ है ना, उल्टा बनाया, चाहे ये नेगेटिव हाफ साइकिल पहला पॉजिटिव। तो AC थ्रू ए रजिस्टर दे विच असी सब तो पहला एक रजिस्टर कंसीडर किया जिसकी रेजिस्टेंस R है, और उहदे अक्रॉस असी सोर्स ऑफ EMF कनैक्ट करती, पर केड़ी सोर्स ऑफ EMF? आल्टरनेटिंग EMF। और आप मान लिया कि जिहड़ी वोल्टेज असी लगा रहे हैं आल्टरनेटिंग वोल्टेज, ਉਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो E है, पर पीक वैल्यू E0 है, और इस आल्टरनेटिंग वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा। और पुत्र आ जिन्हों मैं जान के सर्कल कवर किया वा, एनक्लोज किया रादर, ये मैथेमैटिकली एंगल है, पर जदों असी पढ़ते हैं सिंपल हारमोनिक मोशन या जदों असी पढ़ते हैं आल्टरनेटिंग करंट या EMF बारे, फिर ये बन जाता फेज। तो इनू फेज कह देंगे, है ना। तो ये जिहड़ा एंगल है ना, इनू फेज कह देंगे। हुण तुसी साफ साफ क्लीयरली नज़र आ रहा थानू कि रजिस्टर के अक्रॉस लगाई गई वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू E है, पीक वैल्यू E0 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा, फेज ओमेगा T है। हो गया। हुण बेटा जदों असी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगाती तो करंट फ्लो करेगा कितना? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस पढ़िया होया ना आप सैकेंड यूनिट भी, करंट हुंदा V ओवर R, इत्थे वोल्टेज E है। की पुत नहीं आई निकालन लगे ना वोल्टेज तो उत्थे पहुंचांगे, बट इत्थे वोल्टेज और रेजिस्टेंस का करंट नाल की रिलेशन हुंदा? करंट हुंदा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। पर इत्थे ध्यान की रखना कि जिहड़ी वोल्टेज है ना वो AC है, आल्टरनेटिंग है, तो उसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो करंट भी इदा ही होएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, यही होगा। फिर हुण जे आपां E की वैल्यू इत्थों पुट कर दईए, इदा बन गया पुत, है ना। हुण तुहानू समझ पता की होनी चाहिए? इधर देखो, आ जिहड़ा पार्ट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है।
और टाइम की खूबी यह है कि वो लगातार बदल रहा वा, वध रहा वा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ टाइम ने कॉन्टीन्यूसली चेंज होना तो ओमेगा टी के चेंज होने नाल साइन ओमेगा टी ने भी चेंज होना। पर सानू ये भी पता वा कि जिहड़ा साइन या कोसाइन है पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन्हां दी वध तो वध वैल्यू +1 होनी है। तो यदा मतलब जदों जदों आ सर्कल की हुई वैल्यू मैक्सिमम हो गई +1, तो आ वैल्यू भी ऑटोमैटिकली की हो गई, तो आ भी मैक्सिमम हो गई। पर आपां मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट नू पीक वैल्यू कहने हैं और ਉਹਦਾ सिंबल I0 वरतते हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब जे आपां इनू +1 लिखांगे तो इनू की लिखना पैना I0, क्योंकि जदों ये मैक्सिमम होएगा तो आ भी मैक्सिमम होना। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स I0 इज इक्वल टू E0/R। पता लग गया, क्योंकि आता उस वक्त 1 है ना, तो इन्हें मैं लिखे ही नहीं। हुण अगर आ वाली वैल्यू इत्थे पुट करिए तो आई की बन जाएगा बन गया। हुण इंटरस्टिंग गल की निकल के आई इत्थे पुत्र कि रजिस्टर दे अक्रॉस जदों तुसी आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाओगे तो सर्किट च आल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करेगा। और अगर आल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो आल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होएगी। यही आ रहा है ना। पर जदों असी इक्वेशन 3 नू देख रहे हैं तो इक्वेशन 3 की दस रही है, पीक करंट पीक वोल्टेज ते रेजिस्टेंस का आपस च रिलेशन दस रही है ना, दस रही है ना। इत्थे आने मुड़ के पहला इधर आ जाइए, जिहड़ा वोल्टेज का कंसैप्ट है उहदे विच E0 साइन ओमेगा टी जिहड़ा फेज है वह कितना वा साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का एंगल है ओमेगा टी, और करंट का फेज भी साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब रजिस्टर के केस आल्टरनेटिंग वोल्टेज ते आल्टरनेटिंग करंट दा फेज डिफरेंस की हुंदा 0 डिग्री या 0 रेडियन। हाँ, साइन तो पता लगना ना, फेज साइन तो एंगल की वैल्यू आनी। तो ਇਹਦਾ भी साइन है और आ भी साइन है, नाल ओमेगा टी है, ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ cos ओमेगा टी ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ sin ओमेगा टी, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ from equations 1 and 2 sorry 1 and 4 phase difference between voltage and current कितना वा 0, मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जिहड़ा एंगल है वो बेसिकली फेज है, बट वो अगे साइन और कॉस तो पूरी वैल्यू पता लगती है जो कंपैरिजन करना। आ जिहड़ा वा ये ओमेगा टी है, जो उधर कॉस ओमेगा टी हुंदा तां जो दोनों का कंपैरिजन करना तो ये साइन है वो भी साइन की फॉर्म च लिया के फिर कंपैरिजन होना। की किथे वो तो कुछ भी हो सकता, वो तो सेम है इत्थे पुत, नहीं नहीं उत्थे नहीं,
वो एक खास गल नहीं करनी, जनरल गल करनी पुत्र। अच्छा हुण इत्थे आपां एक डायग्राम ड्रॉ करनी है पुत्र, उहनूं असीं कह दिंदे आ वेव डायग्राम। वेव डायग्राम च असीं की करदे आ, देखो जिहड़ा वोल्टेज है ना वो साइन दी फॉर्म च है, तो इहदा मतलब आ वोल्टेज दा ग्राफ बन गया, वेरिएशन विद टाइम, और आ वोल्टेज दी पीक वैल्यू है। ते जे आपां इसे डायग्राम ते करंट दी वेरिएशन भी नोट करनी होए, वो भी साइन वाला ग्राफ है, वो की बनू, वो भी सेम ही बनू। पर इधर देखियो हुण गल सुनो, छड़ दिओ, आई नॉट और ई नॉट बराबर है कि अलग है? कुछ भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू। जे आर 1 ओम हो जाए फिर बराबर भी है, तो जे आर 1 तो ज्यादा वा तो आई नॉट घट होएगा, जे आर 1 तो घट है तो आई नॉट ज्यादा हो जाएगा। तो यदा मतलब इदा नहीं कह सकते भी जी पीक वैल्यू करंट दी है वोल्टेज तो हमेशा घट ही होनी है, वो बराबर भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती है। तो आप मन के चलते हैं भी पीक वैल्यू ऑफ करंट लैस देन ही है, तो इस करके साडा ये ग्राफ इदा बन जाएगा। तो ये लाल रंग का साइन करव करंट लई है, तो ब्लैक वाला वोल्टेज लई है, और आप इत्थे मन के चलते हैं भी करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज नालों घट है, इस करके लाल वाले की पीक वैल्यू आप छोटी रखी है ना, क्रेस्ट छोटी रखी है। और जदों मैं इत्थे आ लिखिया ना कि रजिस्टर के केस च आल्टरनेटिंग वोल्टेज से आल्टरनेटिंग करंट इन फेज है, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, वह मतलब ये होएगा भी जिदा जिदा अपलाइड वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी उस बिल्कुल उसी तरह बढ़ेगा, जो वोल्टेज मैक्सीमम हो जाएगी करंट भी उस वक्त मैक्सीमम होएगा, वोल्टेज घट के 0 होएगी करंट भी सेम तरह का बिहेवियर आएगा। तो यह है वेव डायग्राम। एक होंगी है पुत्र देखो, एक टर्म आएगी फेजर डायग्राम। आ देखो एक्चुअली थानू पता ना जिहड़ा करंट हुंदा या वोल्टेज है, या तो स्टैडी होणगे या वेरिएबल होणगे, ठीक है। तो आप आल्टरनेटिंग करंट आल्टरनेटिंग वोल्टेज की गल कर रहे हैं, वो वेरिएबल है ना। अच्छा हुण अगली गल सुनियो, हुण जिहड़ा आल्टरनेटिंग वोल्टेज या आल्टरनेटिंग करंट है ਉਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਕਾਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करती है, एंगल ਤੇ नहीं करती, जिन्हों इत्थे असीं फेज बुला रहे हैं। तो ये एंगल लगातार की हो रहा, चेंज हो रहा है। तो क्योंकि आल्टरनेटिंग करंट आल्टरनेटिंग वोल्टेज दी वैल्यू एंगल ते डिपेंडेंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फेज ते डिपेंडेंट है। इस करके असीं आल्टरनेटिंग करंट या आल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं ज्योमैट्रिकली स्ट्रेट लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं, जिद्दां वैक्टर हुंदा एरो पा दिंदे आ, ते जिद्दां वैक्टर की लंबाई उस वैक्टर का मैगनीट्यूड हुंदा, उदां ही आल्टरनेटिंग करंट या आल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं रिप्रेजेंट करन वाली स्ट्रेट लाइन की लंबाई उहदी पीक वैल्यू के बराबर हुंदी है। पर ये जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है, जिहड़ा वैक्टर है, ये फिक्सड नहीं है, ये
टाइम दे नाल चेंज कर रहा, घूमदा वा, क्योंकि एंगल जो कोई चीज घूमती है तो एंगल चेंज होंदा ना, तो एंगल चेंज हो रहा। तो इत्थे बेटा जिहड़ा तुहाडी वोल्टेज है ਉਹਦਾ एंगल कितना बन रहा ओमेगा टी। तो आप पता की करना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, तो ਉਹਦਾ एंगल ओमेगा टी ले लेना, और ये स्ट्रेट लाइन की लंबाई ई नॉट मान लेनी है। तो ये वोल्टेज फेजर हो गया। अच्छा, तो जे आप करंट फेजर शो करना फिर की करांगे, फिर एक होर लाइन ड्रॉ करांगे, तो ਉਹਦਾ एंगल भी तो सेम ही हो गई। ਉਹਦੀ छोटी लेंथ रख लो, वड्डी भी रख सकते हैं, बट आप क्योंकि छोटी मान रहे हैं, तो ये फेजर डायग्राम। हुण इस पूरी डिस्कशन में मैं एक बार रिवाइज कर रहा कि जदों भी रजिस्टर के अक्रॉस आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाएगी, आल्टरनेटिंग करंट पैदा होएगा, दोनों वोल्टेज करंट की फ्रीक्वेंसी सेम होएगी, पर दोनों की पीक वैल्यू च फर्क हो सकता, नहीं भी हो सकता, पर दोनों का फेज डिफरेंस 0 होएगा। हुण बेटा आ जिहड़ी इक्वेशन नंबर 3 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 की पता लगा कि रेजिस्टेंस निकालन लई आपां पीक वोल्टेज ते पीक करंट की रेशो लैनी है। ठीक होगी गल? अच्छा, इस फार्मूला जिहड़ा रेजिस्टेंस दा फार्मूला है ई नॉट बाय आई नॉट, क्या इत्थे किते इस फार्मूला अपलाइड वोल्टेज या अपलाइड करंट की फ्रीक्वेंसी आ रही है? नहीं ना आ रही। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर मान लो मैं किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की है स्टैडी करंट लई 5 ओम, तो वह आल्टरनेटिंग करंट लई भी 5 ओम ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो इट मीनस किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है भाई, हुण लिखो AC थ्रू एक कैपेसिटर, AC थ्रू एक कैपेसिटर, मतलब अगर साडे सामने कैपेसिटर के अक्रॉस असी AC वोल्टेज अपलाई की, फिर वही गल E की है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नॉट पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ते फेज कितना वा ओमेगा टी। हुण गल समझ नहीं पता की है, जिद्दां ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाई जाती है
तो जो कैपेसिटर है इट गैट्स चार्ज, ਉਹਦੇ ਤੇ चार्ज पैदा हो जाता। तो हुण इत्थे क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ही है तो कैपेसिटर ते इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू कितना हो, सीई, क्यू इज इक्वल टू सी वी लिखते सी ना आप, वोल्टेज का सिंबल ई हो चुका हूँ इंस्टेंटेनियस। और ई की वैल्यू पुट करती इत्थे, हुण तुसी पुत्र पता की देख रहे हैं कि इस केस दे विच जिहड़ा चार्ज ऑन कैपेसिटर है ना वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम दे नाल साइन की वैल्यू ने चेंज होना तो क्यू ने भी चेंज होना। तो जिथे क्यू वेरिएशन आ गई तो उत्थे फिर करंट कितना होना, डी क्यू बाय डी टी। तो पहला चार्ज की वैल्यू निकाली फिर उन्होंने डिफरेंशिएट करके असी टाइम नाल करंट निकाल सकते। हुण जदों डिफरेंशिएट करोगे ना पुत तो सी और ई नॉट तो फिक्स है, तो साइन नो टाइम नाल डिफरेंशिएट करो कॉस ओमेगा टी इंटू फिर ओमेगा भी आना ना, पता ना। फिर वही गल आई है, हुण चाहे साइन है चाहे कॉज है, मैक्सिमम वैल्यू तो जो कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 है फिर करंट भी मैक्सिमम हो गया आई नॉट। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो सोचो जो आ मैक्सिमम होएगा 1 तो आ भी मैक्सिमम होएगा आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू हो गई ओमेगा सी ई नॉट। ठीक है, हुण ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं पुत्र, तो therefore equation 2 becomes I is equal to I not cos, बन गया। जदों भी ना करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन कॉस की फॉर्म च है तो वह आल्टरनेटिंग करंट है, साइनोसॉइडली वेरिंग। तो तुसी साफ देख रहे हैं कैपेसिटर के केस च भी जदों आप आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगावांगे तो आल्टरनेटिंग करंट ही पैदा होएगा सर्किट च, और फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की सेम ही रहेगी ओमेगा ओमेगा। हाँ फेज बारे विचार किया जाए, हुण आप ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज का फेज इतने ओमेगा टी है उत्थे भी ओमेगा टी है, वो साइन है वो कॉज है। तो फेज डिफरेंस लभन लई ना हुण सानू इत्थे याद आना चाहिए कि आप कॉस थीटा नू साइन थीटा प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो हुण फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 5 फेज डिफरेंस है हुण करंट और वोल्टेज, है कितना 90 डिग्री का π/2, और करंट का फेज वोल्टेज नालों ज्यादा वा कि घट है,
ज्यादा है, वो प्लस 90 है, वो ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ओमेगा टी है, ਉਹਦਾ ओमेगा टी प्लस 90। तो ਇਹਦਾ मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, π/2 रेडियन। इन कैपेसिटर, या उल्टा भी कह ही सकते हैं, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुण आप ड्रॉ करिए वेव डायग्राम। ਜਦੋਂ भी वेव डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, तुसी इक्वी स्पेस्ड 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो ये 90 डिग्री ਲਈ है पुत, ये 180 डिग्री ਲਈ, ये 270 ਲਈ, ये 360 ਲਈ, दिमाग च पाल है ना। हुण इधर देखो, इक्वेजन 1 दस रही है कि जिहड़ी वोल्टेज का ग्राफ होना चाहिए ना, वो साइन कर्व होना चाहिए। तो 0 ते 0, 90 ते मैक्सिमम, 180 ते 0, पर जिहड़ा करंट है ना, ਇਹਦਾ ग्राफ की है, कॉज वाला। मतलब करंट का ग्राफ आ बनना, पता लगा, कॉज वाला ग्राफ। मतलब 0 टाइम पे मैक्सिमम तो स्टार्ट होना, और यदि पीक वैल्यू I0, वो मान के चले हैं ना, I0 ज्यादा भी हो सकती है, I0 तो घट भी, बराबर भी। तो आप लैस वाला ही ले रहेंगे। तो करंट वाला लाल रंग का ग्राफ है जो कॉज कोसाइन फॉर्म वाला वा। तो जे फेजर डायग्राम बनानी हो फिर की करोगे पुत, आ देखो वोल्टेज का फेज कितना वा, ओमेगा टी। तो वोल्टेज के लिए साडा फेजर आएगा आ वाला, बट हुण करंट वाला फेजर वोल्टेज वाले फेजर नालों 90 डिग्री लीड कर रहा। तो यदा मतलब जिहड़ा हुण करंट का फेजर दिखाना ना, वो इदा दिखाना कि वो वोल्टेज वाली लाइन नाल 90 डिग्री का एंगल बना। पता लग गया है। हुण देखो बेटा, तो ये हुण फ्रॉम इक्वेजन 3 नजर आ रही है 3, देखो तो 3 इक्वेजन इदा लिख सकते हैं। लिख लिया। पर
देखो पुत्र, सैकेंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी वाला सानू शुरू तो ही दस रहा, जिथे भी ना वोल्टेज ते करंट दी रेशो आ जाए तो वो रेजिस्टेंस है। मल्टीप्लाई नहीं किया, रेशो, वोल्टेज ओवर करंट, रेजिस्टेंस। लेफ्ट साइड की है, वोल्टेज ओवर करंट नहीं है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर दी। हुण एक्चुअली जिहड़ा रेजिस्टेंस वर्ड है ना, वो असी डिफाइन करते हैं क्योंकि 9वीं 10वीं क्लास कला रजिस्टर नाल ही डील करते हैं आप। तो रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय रजिस्टर। जो रजिस्टर करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता तो उन्होंने असी रेजिस्टेंस कहने हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल की वरतते हैं, कैपिटल आर। पर इत्थे जो आपां समझाने लई रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया, वो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा? कैपेसिटर। मतलब आ जी रेजिस्टेंस नजर आ रही है सानू, क्योंकि आप हैप्चुअल ई बाय आई नू आर लिखन दे, तो ये वाली रेजिस्टेंस एक्चुअली की है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसनू रेजिस्टेंस नहीं कहने, आप इसका नाम बदल दिने आ, तो उन्होंने असी सिंबल भी बदल दिने आ, तो वह सिंबल XC रख दिने आ और इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब मोटे तौर पर इदा समझ लो कि जो कैपेसिटर करंट के फ्लो नू ऑपोजिशन ऑफर करता, उसनू असी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर की जगह कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह के बुलाने आ, और वह सिंबल XC लिख दें, ना कि R। ठीक है। और इंटरेस्टिंग गल की निकल के आ रही है, अच्छा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बारे ब्रैकेट च लिख सकते हैं कि है ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर, यही है ना। कोई भी करंट होए टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर। और क्योंकि सुनो, क्योंकि ये भी ऑपोजिशन ही है लाइक रेजिस्टेंस, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ਇਹਦਾ SI यूनिट भी ओम ही है। जिदा रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी SI यूनिट ओम ही है। ठीक है। अच्छा, हुण आ जिहड़ा XC का फार्मूला है 1/ω_c, तो आप ओमेगा नू की लिख सकते हैं पुत्र? 2π न्यू नहीं लिख सकते? हाँ लिखता, जिदा आप पिछले आर्टिकल AC थ्रू रजिस्टर वाले केस कह के आए सी कि रजिस्टर दी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज या करंट ते डिपेंड, पर XC भाई कोई भी कैपेसिटर करंट नू ज्यादा अपोज करेगा कि घट, वो फ्रीक्वेंसी ते डिपेंडेंट है। कितना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नजर आ रहा? इसका मतलब जेड़ा XC ते फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, जिन्ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट होएगा, कैपेसिटर उन्होंने घट अपोज करेगा। समझ आ रही है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XC घट। समझ आई पुत्र?
अच्छा हुण जिद्दां आपां पुछिया नहीं सी फॉर स्टेडी करंट और डीसी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही है स्टेडी करंट का मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी करंट क्योंकि फ्रीक्वेंसी होंगी ना नंबर ऑफ साइकल्स हुण स्टेडी करंट च कोई साइकिल ही नहीं बनना है ना क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहना डायरेक्शन फिक्स रहनी तो नंबर ऑफ साइकल्स है ही नहीं तो स्टेडी करंट की फ्रीक्वेंसी याद रखनी है कितनी होंगी जीरो तो जे आप इत्थे जीरो पुट करिए तो एक्स सी 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गई मतलब कैपेसिटर स्टेडी करंट नू अपने चो बिल्कुल भी पास नहीं होन दिंदा दसिया सी ना कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी और स्टेडी करंट समझ आई गल ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स भी नाल नाल आपां डिस्कस कर रहे हैं एसी थ्रू एक कैपेसिटर समझ आ गई गल तो कैपेसिटर च याद रखना भूलना नहीं कि करंट हमेशा वोल्टेज नू लीड करेगा बाय 90 डिग्री और कैपेसिटर की जी रेजिस्टेंस है जिन्हों कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्ससी उन्होंने कड्ढन का फार्मूला 1/ओमेगा सी है और स्टेडी करंट बिल्कुल भी कैपेसिटर चो पास नहीं कर सकता हुण बेटा हेडिंग लिखो एसी थ्रू एन इंडक्टर एसी थ्रू एन इंडक्टर तो इंडक्टर ड्रॉ कर लो तो इनू कनेक्ट कर दो बेटा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ नाल इंडक्टर की इंडक्टेंस एज्यूम कर लो एल और जिहड़ी अप्लाइड वोल्टेज है वो है E0 साइन ओमेगा टी स्टार्ट आप सेम ही रखिया है ना समझ आ रही पुत्र तो हुण बेटा देखो आप की सीख रहे हैं कि चाहे रजिस्टर होए चाहे कैपेसिटर होए चाहे इंडक्टर होए जदों इन्हां दे अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाएगी अप्लाई की जाएगी तो इन्हां दे अंदर केड़ा करंट पास होएगा अल्टरनेटिंग करंट हुण अल्टरनेटिंग करंट की खूबी की है लगातार चेंज हो रहा ते इंडक्टर दा प्रिंसीपल है सैल्फ इंडक्शन तो यदा मतलब जे इंडक्टर चो लंघन वाला करंट चेंज हो रहा तो सैल्फ इंडक्शन करके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा है ना हुण एक गल याद रखनी है थानू दसिया भी सी जब तक स्पैशली मैंशन किया ना जाए तब तक साडा इंडक्टर आइडियल इंडक्टर हुंदा तो आइडियल इंडक्टर के केस च बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है
वो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ दे इक्वल बट ऑपोजिट होएगा। लिख लिया? है इक्वल बट ऑपोजिट। हुन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन च माइनस एल डी आई बाई डी टी होंदा ते ई जड़ा वा अप्लाइड ईएमएफ ओदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो डी आई हो गया हो गया